नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम आपको जो मेंस की तैयारी कराने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो उसका हम मॉडल पेपर आपको जो प्रश्न पत्र 2021 की मुख्य परीक्षा में आया था, उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज हम आपको बताएँगे कि पेपर कैसा आता है। आप लोग बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग की काफ़ी माँग थी कि सर हमें पेपर बताइए कैसा आता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है और उनके पूछने का तरीका क्या होता है। तो आज हम आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से सारी चीज़ें समझाएँगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए हमारे अपने एग्ज़ाम यात्रा चैनल पर, जहाँ आपको सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कराई जा रही है और आगे भी इसी तरह ये हमारा चैनल आपको सेवाएँ देता रहेगा। तो समीक्षा अधिकारी का ये 2021 का मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। तो अब हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि अब प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र से के आधार पर हम आप पे आगे आपको मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी कराएँगे और आपके जितने भी इसके प्रश्न पूछने के तरीके हैं, जितने संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनका सारा अभ्यास हम कराएँगे और इसमें जो पैराग्राफ है या इसके जो पत्र हैं या वर्ड मीनिंग है और जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, उनके लिए कौन-सी बुक है, कहाँ से हमें पढ़ना है, या आपको हम वीडियो में बता चुके हैं। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जितने भी मानक पुस्तकें आयोग मानता है, आप उन्हीं से उसका अध्ययन करिए। हम भी वही मानक पुस्तकों से ही आपको यहाँ पर अध्ययन कराएँगे। चाहे वो हरदेव बाहरी की हो, चाहे पीएन पांडे जी की हो, चाहे वो वासुदेव नंदन जी की हो और अंत में इन सारे का निचोड़ जो हमारे घटना चक्र में आता है, हम उसके को भी आपको पूरा कंठस्थ कराएँगे, पूरा यहाँ पे अध्ययन कराएँगे। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि सबसे पहले हम हरदेव बाहरी से आपकी शुरुआत करेंगे। इसका वीडियो जो है वो हम 1 या 2 दिन में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। हरदेव बाहरी के सारे टॉपिक जो भी हमारे परीक्षा उपयोगी हैं, उनको हम एक-एक करके सब आपको कंठस्थ कराएँगे और सब आप देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएँगी, चाहे वो हरदेव बाहरी हो, चाहे पीएन पांडे के हो, चाहे वासुदेव नंदन जी हो और फिर जो आती है घटना चक्र की, उससे भी हम हिंदी सामान्य हिंदी की ये जो जितने भी विषय सामग्री है, सबका अध्ययन होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो परीक्षा है, इसमें जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें जो जीएस के बाद जो हिंदी की परीक्षा होती है, उसमें आपको आलेखन आता है और इस आलेखन में हमें क्या क्या करना रहता है, जो भी एक गद्यांश दे दिया रहता है या आपको उसे पढ़कर आपको उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको एक अवतरण दे दिया जाता है, अब उसी में से छाँट के अब आपको जैसे ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, फिर इसके भाव को समझना है और उस भाव को समझते हुए हमें इसका उत्तर लिखना है। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर लिखना है। तो जैसे ये पहला प्रश्न आपको पूछा है, प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये पैराग्राफ में किस चीज को दर्शाया गया है या किस चीज का वर्णन है या ये कहना इसका मतलब सारगर्भित अर्थ क्या है। तो जैसे हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है या भौतिकवादी से अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। यदि हम इस जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं,
तो भौतिक प्रगति के साथ-साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना चाहिए। आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा और एवं हतोत्साह के प्रमुख कारण मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतएव विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण, देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है या असंभव है। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़िए। जब आपको इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आपको एक दिमाग में एक आपको निकल कि ये किस विचारधारा या किस उद्देश्य से लिखा गया है, ये कहना क्या चाहता है, इसका भाव आप निकल के आएगा। तो जब इसका भाव निकल के आए, तो सबसे उसका निचोड़ देखिए कि शीर्षक क्या होता है, कोई भी टाइटल वही होता है कि वो पूरे पैराग्राफ या पूरे जो उस जो विषय है उसका अर्थ प्रकट करे, पूरे सार को ग्रहण किया रहे। और शीर्षक में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बहुत लंबा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 3 शब्दों से लेकर 5 शब्दों मतलब 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्दों या मतलब अक्षर में कह लीजिए तो 5-6 अक्षर का होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये नहीं हो। तो अब जब हमने ये पढ़ा तो ये देख रहे हैं कि ये हमें जो शिक्षा है ये हमें कैसी होनी चाहिए, हमें क्या सिखाता है। मतलब एक तरह से ये शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा हमें जीवन जीने का जो उद्देश्य सिखा रहा है, कैसे हमें जीना चाहिए, जीवन की जो कला है या हमें जीवन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो इन सबों को देखते हुए तो देखिए, आप कोशिश ये करिएगा कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा और जब आप इसको पढ़ेंगे तो ह अधिकांश क्या होता है, अधिकांशतः जो हमें इसका शीर्षक मिल जाता है, वो ऊपर की 2 से 3 लाइनों में या नीचे की 2 से 3 लाइनों में मिल जाता है। तो यहाँ पे जब हम उसके शीर्षक की बात करेंगे, तो हम इसका एक उचित शीर्षक आपको बताएँ जैसे नैतिक शिक्षा। इसका एक उचित शीर्षक रहेगा। अब सारांश क्या होता है? सारांश कि जो हम पूरा ये गद्यांश पढ़ रहे हैं, इनका पूरा सार क्या है? मतलब कहने का भाव क्या है? क्या अर्थ ये गर्भित किए हुए हैं? कौन-सा अर्थ ये अपने अंदर समाये हुए हैं? उनका पूरा निचोड़। तो सारांश लगभग-लगभग इसका पूरे गद्यांश का 1 से बटे 3 होना चाहिए। तो और यही भाव, यही शब्द रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका जो इसी गद्यांश से संबंधित वो मतलब आपका सार हो, सारांश, सार मतलब इसी मतलब गद्यांश का जो अंश हो, वो यहीं से संबंधित होना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ का जो भी निचोड़ है, वो आपको सारांश में लिखना है। शब्दावली का उचित उपयोग करना है और कहीं भी भटकना नहीं है, मतलब पूरा जो भी आपका जो सार हो, वो इसी गद्यांश से संबंधित होना चाहिए, इधर-उधर नहीं होना चाहिए। हमें परीक्षा में इसी गद्यांश को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो जो ये सारांश है, वो इसी गद्यांश का ही अंश होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने भावों में होना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि रेखांकित शब्द। अब जैसे ये रेखांकित शब्द है, इनका अर्थ जैसे शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, हम जीते हैं समाज में अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इसको हमें 4 से 5 लाइनों में इसे समझाना है कि मतलब शिक्षा जीने की कला है, इसको कैसे हमें अपने भाव में हम और तरीके से लिख सकते हैं। हम जीते हैं समाज में, शिक्षा का मूल स्रोत है समाज, यानी शिक्षा और समाज को लेकर आपको अपने भावों को स्पष्ट करना है कि शिक्षा और समाज किस तरह से एक दूसरे पे अन्योन्य आश्रित हैं या एक दूसरे पे निर्भर हैं या संबंधित हैं।
उसी तरह सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है कि जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ है या कुप्रवृत्तियाँ आती जा रही है, अनुशासनहीनता आ रही है, उसका क्या कारण है, ये लाइन उसी को बता रही है और उसी की हमें व्याख्या करनी है। लिखने का तरीका, पैराग्राफ को पहले हम जो भी ये रेखांकित शब्द हैं, इनको लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। और हाँ, नीचे अगर इनसे संबंधित हमें कोई उदाहरण या किसी प्रकार का कोई लाइन दोहा याद आ रहा है या किसी का कोट कोई याद आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, जो एग्जाम हॉल में आपको अच्छे से मतलब एग्जामिनर के माइंड में अच्छे से आप उत्तर को दर्शाएगा और वो नंबर देने में कोई मतलब कमी नहीं रखेगा, पूरा नंबर आपको देगा। तो काफी महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए 12 नंबर का है, 6 नंबर का आपका सारांश है और शीर्षक से आपको थोड़ा-सा मेहनत करके, थोड़ा-सा अगर आप चीज़ों को समझ जाएँगे, तो फिर आप 3 नंबर पा जाएँगे। तो सबसे और ये ध्यान रखिएगा कि जो पूरे पैराग्राफ का निचोड़ हो, वही शीर्षक होना चाहिए। सारांश पूरे पैराग्राफ का जो सारगर्भित अर्थ हो, जो अंश हो, जो भाव हो, वही सारांश कहलाता है। वही सारांश में आपको लिखना भी है। रेखांकित शब्दों को आपको संक्षिप्त स्तर में 4 से 5 लाइनों में इसकी व्याख्या करनी है। बस इसमें इतना आपको करना है। अब आइए पत्र। आप लोग पूछ रहे थे कि सर टेबुलेशन का कैसे तैयारी करनी है, कैसे लिखना है? तो बहुत ही आसान है। कैसे लिखना है, ये भी हम आपको बताएँगे। एग्जाम हॉल में आपको एक पत्र दे दिया जाएगा और ये देखिए पत्र दिया गया है। 2021 का पेपर है मेंस का, देखिए इसमें पत्र दिया गया है। अब आपको इसे टेबुलेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्या-क्या चीजें होती हैं पत्र लिखते समय। तो जब भी हम टेबुलेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या-क्या कैसे पत्र लिखा जाता है, सारी पत्र पेपर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें एक क्रम संख्या होती है। क्रम संख्या के बाद होती है पत्र संख्या। उसके बाद क्या होता है? दिनांक। फिर क्या होता है? स्थान। फिर हो गया आपका प्रेषक, प्रेषिती और फिर हो गया विषय और आशय। इस तरह आपको टेबुलेशन फॉर्म में पत्र लिखना है। ये मैं आपको बस ऐसे समझा दे रहा हूं। बाकी जब आपको पीडीएफ मिलेगा और जब आपको सही से जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सारी चीज तरीके से, ये बस मैं ऐसे रफली आपको एक बार समझा दे रहा हूं कि लिखा कैसे जाता है। ठीक। तो अब क्रम संख्या, जैसे ये एक पत्र लिखा जा रहा है तो यहाँ पे एक पत्र संख्या, ये देखिए ये जो पत्रांक लिखा है इसको आपको पत्र संख्या में लिखना है। दिनांक और स्थान, ये जो दिनांक और स्थान लिखा है इसको आपको यहाँ पे लिखना है। प्रेषक और प्रेषिती, कौन भेज रहा है? प्रेषक प्रेषिती को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। प्रेषक माने होता है कि कौन पत्र को भेज रहा है, प्रेषिती कौन पत्र को प्राप्त कर रहा है। तो पत्र यहाँ पे सचिव जी लिख रहे हैं, मतलब शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो ये आपका रहेगा प्रेषक में। और कहाँ पे किसे लिख रहे हैं? तो शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मतलब ये आपका प्रेषिती में लिखा जाएगा। विषय, हाँ थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया। ओ चलिए कोई बात नहीं। ठीक। तो विषय और आशय में, तो क्या ये जो आप मतलब पत्र लिखा गया है इसको समझना कि किस उद्देश्य से लिखा गया है, क्या है, उसे ही आपको विषय और आशय में स्पष्ट करना है। तो ये टेबुलेशन है, बहुत ही साधारण, ज्यादा आपको इसमें
कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें क्रम पता हो, सही से लिखना है, सही रूप से आपको विषय लिखना है, विषय और आशय और जो भी है प्रेषक प्रेषित इनको क्रम से बढ़िया तरीके से स्पष्ट शब्दों में बिना गलती किए आपको लिखना है। तो ये आप 5 से 6 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरह से सही हो जाएगा, लिखने का तरीका ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं तो टेबुलेशन हो गया आपको। अब बहुत से साथी कह रहे थे कि सर पत्र लिख किस तरह से पूछेगा, कैसे हम जानेंगे कि क्या लिखना है, कौन सा पत्र है। तो आयोग देखिए कभी-कभी क्या करता है, देखिए ये तो 21 वाले परीक्षा में इसने सीधे-सीधे पूछ लिया है। कभी-कभी क्या करता है, वो एक पूरा पत्र दे देता है। उसको यह कह देता है कि इसका प्रारूप बनाइए सही से। तो इसके लिए आपको बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कराएँगे लेकिन घर पे भी आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। तो अभी समय है, पूरी तरीके से लग जाइए, एक रजिस्टर लाइए सादा और रोज मतलब 1 लेटर आप डेली मतलब लिखिए। क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हम यहाँ लाख समझा देंगे आपको, कुछ नहीं होने वाला। तो आप पढ़ाई मतलब एक-एक पत्र चाहे शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, कार्यालयीय ज्ञाप हो, कार्यालयीय आदेश हो, परिपत्र हो, टिप्पणी हो या विज्ञप्ति हो, अधिसूचना हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितने पत्र हैं हमारे सिलेबस में, उनकी क्या परिभाषाएँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, क्या उनके लिखने का प्रारूप है। ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन से ही आएँगी और बार-बार अभ्यास करने से ही आएँगी। अभ्यास छूट जाएगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी, फिर आप इसमें का वहाँ लिख देंगे, उधर का इधर लिख देंगे, जिससे फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है अर्थशास्त्रीय पत्र का, तो यहाँ पे आपको अर्थशास्त्रीय पत्र का अर्थ लिखते हुए उसके एक प्रारूप प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक लिखित प्रारूप हम बना देंगे। ये देखिए, लिखित प्रारूप आपको अर्थशास्त्रीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप। कार्यालयीय आदेश किसे कहते हैं? तो ये सारे मतलब जितने भी आपके पत्र हैं, उनकी परिभाषा और विशेषता ये आपको पूरी तरह से रटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सबका अंतर पता होना चाहिए। ये नहीं कि इस पत्र की परिभाषा कहीं आप और लिख रहे हैं, उसका कहीं और लिख रहे हैं, फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो जितने भी चीज़ें हम आपको यहाँ बताएँगे, जो भी आपको पत्र का प्रारूप यहाँ पे देंगे, जो पत्र लिख के दिखाएँगे, वो एकदम आयोग के मानक के अनुसार रहेगा। वही चीज़ आपको लिखना है और वही चीज़ आयोग माँगता भी है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा और कहीं भी कोई संशय नहीं रहे कि सर पत्र कहाँ से मिलेगा ये आयोग के मानक के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे कि वही पत्र आपको आयोग मानेगा, वही पत्र आपका वहाँ पे उचित रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बस तैयारी में लग जाइए क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। लग रहा है आपको कि दिसंबर में परीक्षा है, लेकिन कब अभी समय निकलेगा, कब फिर प्रारंभिक परीक्षा का दबाव आपके ऊपर बन जाएगा। इसलिए अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करिए। तो ये देखिए, तो कार्यालयीय आदेश किसे कहते हैं उसका उदाहरण जब आपको लिखना है तो उसमें आपको पूरा एक लिखित कार्यालयीय आदेश का पत्र लिखना है। ये नहीं कि प्रारूप बना के छोड़ दिए, पूरा पत्र आपको लिखना है। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसका उदाहरण दीजिए। इसमें भी आपको पूरा विज्ञप्ति की एक मतलब पूरा पत्र लिखना है, प्रारूप नहीं बनाना है। तो जहाँ पे आयोग को लिखेगा वहाँ पे वो प्रारूप लिख देगा, जहाँ पे उदाहरण लिखा रहे वहाँ समझ जाइए कि हमें पूरा पत्र लिखना है। क्योंकि यहाँ भी कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर प्रारूप बनाना है कि लिखना है, तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए एकदम कि जहाँ उदाहरण पूछा है, वहाँ पे आपको पूरा लिखित पत्र लिखना है और जहाँ पे प्रारूप पूछेगा, वहाँ सिर्फ हमें एक प्रारूप बना देना है। फिर आपके क्या आते हैं अंग्रेजी शब्दों के हिंदी सब रूप लिखिए, ये 5 रहेंगे। इसी तरह हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए, जैसे यहाँ पे प्रोविज़ो, इसका क्या होता है? अब जैसे ये आपको याद करना, कहाँ से याद करना है? तो इसके लिए हरदेव बाहरी में भी पीछे की साइड में दिया हुआ है, टी.एन. पांडे जी में भी दिया हुआ है, वासुदेव नंदन में भी आपको मिल जाएगा और जो घटना चक्र की बुक आती है उसमें भी आपको मिलेगा और यश कुमार सर की जो बुक है उसमें भी आपको यस मिल जाएगा और उतना पर्याप्त है।
उन सारे जो जितने भी बुक का नाम मैंने लिया है, उन सारों बुक सारे जितने भी बुक हैं, उन सबको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। मतलब एक-एक बुक मैं यहाँ पे आप खत्म करूँगा, सबके नोट्स तैयार कराऊँगा, आप एकदम घबराइएगा नहीं। तो प्रोविज़ो जैसे नियम हो गया, ला ऐसे उपनियम, इसी तरह आपको लिखते हुए जाना है। परित्याग, शुद्धि पत्र। हाँ, लेकिन लिखते समय आपको यहाँ पे एक ध्यान देना होगा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम शुद्ध आपको लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा। और ये बहुत स्कोरिंग होता है, अगर आप 10 हो तो यहाँ नंबर कटने के चांस नहीं होते हैं। और जब इन छोटे-छोटे प्रश्नों से आप नंबर कलेक्ट कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए निबंध में या कहीं जी जीएस-वीएस में आपके कुछ नंबर कम भी होते हैं, तो ये वहाँ से मैनेज हो जाते हैं। तो इसलिए और ये पोर्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मुश्किल से 150 से 200 शब्द होंगे, बहुत होंगे तो उनको आपको अभी पूरा समय है, तो डेली लिख-लिख के याद करिए। शब्दावली की, अक्षरों की, वर्णमाला की गलती नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको सॉरी दोस्तों। हुँ। इसी तरह आपको हिंदी से अंग्रेजी रूप में भी लिखना है, उल्लंघन हो गया, तो जैसे वायोलेशन हो गया, उल्लंघन का अटैचमेंट हो गया या एन्क्लोजर हो गया, लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, लेजिस्लेटिव ट्रीटी हो गया, प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स हो गया, तो मतलब इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक? मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत ही आसान है, पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से आप कर ले जाएंगे। कोई गलती है यहाँ पूरे नंबर भी आपको मिलने के पूरे चांस रहते हैं। तो का अर्थ लिखते हुए उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे टाट बाहर करना, तो सबसे पहले क्या टाट बाहर करना लिख के उसका अर्थ लिखेंगे, फिर आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ये नहीं कि आपने तुरंत टाट बाहर करना लिखा और फिर उसके आगे वाक्य प्रयोग लिख दिया या अर्थ लिख दिया, ऐसा पूरा मतलब लाइन डाल के जैसे है तो इसका अर्थ लिखेंगे पहले और फिर नीचे वाक्य प्रयोग, तब जाके आपको नंबर मिलेगा सही से। ऐसे लिखना है आपको। फिर आप आइए। सॉरी। कंप्यूटर संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो बहुत छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर से, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में रोजमर्रा से संबंधित होते हैं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाके अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। पतली सी किताब आती है, घटना चक्र भी निकालता है और जो भी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होती है, उनके लिए भी बुक आती है। उसके लिए आप अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें कोई दिक्कत है, बहुत ही बेसिक न जानकारी जो आप रोज़ आप लोग तो नए ज़माने के लड़के हैं, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, सब लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही प्रश्न होते हैं जो आपके रोज़ के जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, डब्ल्यूडब्ल्यू ये क्या है? तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो वो सब आपको पता है कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम, रोम क्या है? तो ये सब बेसिक एकदम जानकारी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर आपके फ्री के हैं, बस आप बेसिक जानकारी रखिए और उसको पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है, बता दिए आपको। अब आइए आप सबस महत्वपूर्ण है निबंध, एस्से। यहाँ कई विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे साथी कि सर निबंध कहाँ से हम लिखें? कहाँ से इनको मटेरियल जुटाएँ? कैसे सर लिखा जाता है? कई लोग तो यहाँ तक सर पॉइंट में लिख सकते हैं, तो नहीं, निबंध कभी भी आपको पॉइंट में नहीं लिखना है। निबंध आपको हमेशा पैराग्राफ में लिखना है और क्रम से लिखना है। हर पैराग्राफ अपने पिछले पैराग्राफ से संबंध होना चाहिए और पूरा एक अर्थ लिए होना कि हाँ, स्पष्ट होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। निबंध क्या पूछा है, इस पे भी आपको पूरा ध्यान है कि किस तरह का निबंध है। उसी निबंध को केंद्र में रखते हुए हमें अपना पूरा निबंध लिखना है। 600 शब्द के निबंध आते हैं, वर्ड दिया होगा, ये देखिए 600 वर्ड में, तो ये 600 से 650 हो जाए या 700 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ज़्यादा लंबा भी मत खींचिएगा,
साढ़े 600 या 700 अधिकतम। हाँ, ये नहीं कि 500 लिख दें, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएँगे। 600 से साढ़े 600 हो जाने चाहिए। तो बहुत ही 3 खंड में आते हैं, ये देखिए निबंध कैसे पूछता है, आप यहाँ देख लीजिए, अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा कि निबंध सर किस टाइप के आते हैं, एक आता है हमारा साहित्य से जुड़ा हुआ एक निबंध आएगा, साहित्य और समाज से संबंधित रहेगा, तो साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, वर्तमान समाज और युगों की रचनाशीलता, वर्तमान लोकतंत्र की दिशा और भावी स्वरूप। तो ये निबंध आप सर पूछेंगे कहाँ से सर? तो इसके लिए देखिए, आपको रोज कोई एक मैगज़ीन आप खरीदिए, उस मैगज़ीन के जो संपादकीय निकलता है भाग वो पढ़िए। मैगज़ीन में निबंध भी लिखे रहते हैं, उन निबंधों का अध्ययन करिए। डेली समाचार पत्रों से जुड़े रहिए, उनके संपादकीय पृष्ठ को ज़रूर पढ़िए। रोज़ के घटनाक्रम का आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निबंध में जब आप समसामयिक की चीज़ों को भी जोड़ के निबंध को लिखते हैं, तो काफ़ी प्रभावशाली निबंध बन जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। भाव शैली का भी पूरा ध्यान रखिएगा, निबंध लिखा कैसे जाता है, तो वो हम आपको प्रैक्टिस पूरा कराएँगे। किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं रहेगी कि नहीं सर मेरा नहीं हो पा रहा है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, आप लिख ले जाएँगे, पूरा मतलब ये भरोसा रखिए अपने आप पर, क्योंकि देखिए हम यहाँ अभ्यास कराएँ और आप अगर घर पे करेंगे ही नहीं तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, स्वयं से लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखते-लिखते ही सुधार होगा। जब स्टेप बाय स्टेप आप डेली अपने आप को पाएँगे कि हाँ, हमारे अंदर कुछ सुधार हो रहा है, और फिर चीज़ें सुधर कर आपको वही परिणाम के रूप में मिल जाएँगी, और फिर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएँगे। तो इसके लिए अब ये 4 से 5 महीने आपको संघर्ष करना है, अपने आप को समझ लीजिए कि अब इसी में पूरी तरह से लगा देना, ये परीक्षा पास करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए आप आगे कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। तो जब आपको अवसर मिला है, तो इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाइए। जो बच्चे नहीं परीक्षा में बैठ पाए थे फॉर्म भरने के बाद, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। बहुत नुकसान हुआ है, ये हम भी जान रहे हैं, सबके साथ मतलब परीक्षा विलंब हो गई, काफ़ी लोग इससे बहुत आहत भी हुए होंगे, लेकिन अब जो है उसको फिर से हमें तैयारी करके और अच्छे से इस परीक्षा को दें और पूरे मनोवेग से, पूरे उत्साह के साथ दें। परीक्षा में आप सफल हो, हमारी भी ये शुभेच्छा है और आप सफल भी होंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे एग्ज़ाम चैनल के साथ, एग्ज़ाम यात्रा के साथ। ये आपका अपना चैनल है और सारे विषयों की तैयारी कराता रहेगा। दूसरा एक खंड आता है पर्यावरण प्रदूषण। इसके लिए आप योजना कुरुक्षेत्रा की मैगज़ीन आती है, क्रॉनिकल में भी आते हैं, तो वहाँ से मटेरियल लीजिए, समाचार पत्रों से देखिए कि कुछ वहाँ पे आंकड़े हैं या कुछ अच्छी लाइनें हैं, तो वहाँ से लिख के एक रजिस्टर बना लीजिए। तो उन शब्दों का चयन भी थोड़ा सही रखना है आपको। समसामयिकी पे भी संबंधित निबंध देखिए आते हैं, कि देखिए उस समय नई शिक्षा नीति पे आ गया था। भारत-चीन जो विवाद चल रहा था, उस पे आ गया था। स्थानीय स्तर पे जो रोजगार सृजन का चल रहा है, उससे संबंधित आ गया था। तो समसामयिकी विषयों से तो देखिए समसामयिकी विषयों में निबंध इस पे भी आ सकता है, जो परीक्षा में धांधली हो रही है बड़े स्तर पर, कि आज के युवा वर्ग के लिए ये बहुत ही दुःख की मतलब कार्य है कि मतलब परीक्षाएँ नहीं हो पा रही हैं समय से, परीक्षा लीक हो जा रही है। तो इससे संबंधित निबंध भी आप ज़रूर तैयार करिएगा। और जो भी मटेरियल है समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से उनको कलेक्ट करिए और लिखना शुरू करिए। भारत की विदेश नीति को देखते रहिएगा। जो भी संबंध हमारे अन्य देशों के साथ चल रहे हैं, इसके साथ जैसे अमेरिका के साथ या इस समय भूटान के साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, तो इन सारी चीज़ों को आपकी नज़र में होना चाहिए और सबका किस तरह से किसके साथ कौन-सी डीलिंग हो रही है, क्यों किसके साथ क्या-क्या, किस मुद्दे पर किसके साथ कौन से समझौते, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और उनको एक रजिस्टर में आप लिखते चलिए। पॉइंट में लिखते चलिए, फिर बाद में उसको उसी में अपने शब्दों में उसको लिखिए। आपको जब अभ्यास करने लगेंगे, लिखते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएँगी। शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब हम यहाँ आपको
लिख के एक मॉडल पेपर दिखाएँगे, सारी चीज़ें करेंगे और आप हमारे साथ अभ्यास में लगे रहेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से कर ले जाएँगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये हो गया, आज हमने आपको बता दिया कि मेंस का पेपर आता कैसे है। अब हम अब किसी और उसमें ना पढ़कर अब तैयारी अपनी शुरू करें और तैयारी अनवरत रहे जब तक हम परीक्षा में उत्तीर्ण ना कर जाएँ, हम परीक्षा में पास होना अंतिम रूप से हमारा चयन ना हो जाए। आपने भी एक सपना देखा है, आपके घरवालों ने भी सपना देखा है, समाज को भी आपसे बहुत अपेक्षाएँ हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 4-5 महीने, 6 महीने की मेहनत से हम सारी चीज़ों को प्राप्त करके अपने आगे के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहजता प्राप्त करेंगे। नहीं तो फिर जीवन बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों। तो अभी समय है, तो आप लग जाइए और आप कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। तो इसी लाइन के साथ मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ और एकदम यही शुभेच्छा है मेरी कि आप लोग पढ़िए कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर चल देंगे रास्ता बन जाएगा। तो मजबूत से एकदम तैयारी पे लगे रहिए हमारे साथ और परीक्षा को उत्तीर्ण करके सभी को सचिवालय पहुँचना है। सभी को मेरी शुभेच्छा, धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ाई से संबंधित जो भी सिलेबस उससे संबंधित वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारे साथ लगे रहिए एग्जाम यात्रा चैनल पे जो आपका अपना चैनल है और इसमें नए लोगों को जो भी वंचित वर्ग विद्यार्थी हैं जिनके पास साधन नहीं है, यहाँ पे फ्री आपको पूरा मेंस का बैच, फ्री का बैच पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को जोड़िए और हमारे साथ जुड़े और परीक्षा की अच्छे से तैयारी होगी, जो परीक्षा को ध्यान में रखकर ही होगी। कोई भी इधर-उधर की बातें नहीं होंगी। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।